आतंकवादियों के खिलाफ भारत की एरो स्ट्राइक से घबराया पाकिस्तान अब अपने यहां पल रहे आतंकवादी संगठनों पर दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। इमरान सरकार ने आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा और फलाई इंसानियत फाउंडेशन के मुख्यालय को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही जमात उद दावा की लाहौर में मौजूद मस्जिद और मदरसे को भी सरकार ने फौरी तौर पर अपने हाथों में ले लिया, ताकि पाकिस्तान दुनिया को दिखा सके कि वो आतंकवादियों के खिलाफ है। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों पर ऐसी दिखावे की कार्रवाई पहले भी कई बार कर चुका है, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में अब भी कई आतंक के अड्डे गुलजार हैं, जिनको पाकिस्तान की सेना और ISI का पूरा संरक्षण हासिल है। ऐसे में पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई के बाद भी मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। इमरान की नाक के नीचे हाफिज सईद रैलियां करता है और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है। हालांकि हाफिज सईद इन दोनों संगठनों के जरिए मदरसे और स्कूल, अस्पताल और एम्बुलेंस सर्विस चलाने का दावा करता है, लेकिन इनकी आड़ में उसका असल मकसद आतंकवाद को बढ़ावा देना है, क्योंकि जमात उद दावा आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का ही एक मुखौटा है। यह आतंकी संगठन 300 से भी ज्यादा मदरसे और स्कूल पाकिस्तान में चलाता है। इन्हीं के जरिए जमात उद दावा अपने लिए फंड इकट्ठा करता है, बकायदा पैसे देकर आतंकवादियों की भर्ती करता है। लश्कर की आतंकी गतिविधियों की वजह से अमेरिका ने 2012 में उसे आतंकी संगठन घोषित किया था। इसके साथ ही अमेरिका ने लश्कर के सरगना हाफिज सईद पर $1 करोड़ का इनाम भी घोषित किया था। हालांकि इसके पहले संयुक्त राष्ट्र ने भी हाफिज सईद को आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल किया था, जिसके बाद दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान ने हाफिज सईद पर कार्रवाई करने का नाटक करते हुए उसे घर में नजरबंद किया था। क्योंकि जब भी आतंकवादियों को लेकर कोई दबाव आता है या उन्हें सबूत सौंपे जाते हैं, पाकिस्तान दिखावे के लिए कार्रवाई का ढोंग करता है। क्योंकि पाकिस्तान ने जब जब हाफिज सईद के संगठन पर बैन लगाया है, तो हर बार हाफिज सईद एक नए आतंकवादी संगठन के साथ दुनिया के सामने आया। हकीकत यही है कि पाकिस्तान शायद कभी हाफिज सईद और मसूद अजहर के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा। साथ ही उनके आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध भी आंखों में धूल झोंकने से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत आराम से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन नाम बदल कर काम करने लगते हैं। कभी उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं रुकती। ये सब पाकिस्तान सरकार की सरपरस्ती में होता है। जबकि इमरान खान की सरकार दावा कर रही है कि उनके यहाँ आतंकवादी संगठन नहीं है, लेकिन इमरान का झूठ उस वक्त बेनकाब हो गया जब उन्होंने ही एक आतंकी संगठन के सरगना को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन हरकत-उल मुजाहिदीन का संस्थापक मौलाना फजलुर रहमान खलील इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो गया। अमेरिका ने 1997 में हरकत-उल मुजाहिदीन को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, जबकि 30 सितंबर 2014 को मौलाना फजलुर रहमान खलील को आतंकवादियों की सूची में रखा था, जिसके बाद 2013 में हरकत-उल मुजाहिदीन ने अपना नाम बदलकर अंसार उल उम्मा भी रख लिया था। ये आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान में हुई कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये भी सच है कि पाकिस्तान आतंक फर्स्ट वाली अपनी नीति से दूर नहीं होना चाहता, जबकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि दहशत के साथ खड़ा होकर वो अपनी ही बर्बादी लिख रहा है। पाकिस्तान की दरिया दिल्ली मसूद अजहर, हाफिज सईद समेत वहां पल रहे दूसरे आतंकवादियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। तो शायद यही वजह है कि कमर टूटने के बावजूद भी इनकी हिमाकत जारी है, जबकि पूरी दुनिया का दबाव है। हिंदुस्तान का सख्त ऐतराज है, लेकिन पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन खासकर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा अब फल फूल रहे हैं। और आतंकी संगठन जमात उद दावा और फलाई इंसानियत फाउंडेशन से जुड़े मदरसे लगातार आतंकवादियों की भर्ती करने में जुटे हैं। हालांकि भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान सरकार ने दोनों संगठनों से जुड़े 182 मदरसों को अपने कब्जे में लेने का दावा किया। साथ ही सरकार ने मदरसों से जुड़े 121 लोगों की गिरफ्तारी भी की। इमरान सरकार को इन मदरसों में आतंकवादी गतिविधियां चलने की जानकारी मिली थी। इसके अलावा लाहौर में हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उद दावा के मुख्यालय को अपने हाथ में लेने की बात भी कही गई थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र सामने आया। भारत में 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का इंटरव्यू करने आ रही संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों का वीजा पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिया। UN से आ रही ये प्रतिनिधि हाफिज सईद पर संयुक्त राष्ट्र के बैन को लेकर इंटरव्यू करना चाहते थे और वीजा के लिए न्यूयॉर्क के पाकिस्तान कॉन्सुलेट पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वीजा देने से इनकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। समाचार एजेंसी PTI के सूत्रों के हवाले से खबर है कि संयुक्त राष्ट्र ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची में हटाने से इनकार कर दिया।
आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने अपना नाम प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची से हटाने की अपील की थी, लेकिन भारत ने हाफिज के खिलाफ आतंकवादी साजिश से जुड़े होने के पुख्ता सबूत पेश कर दिए, जिसके बाद उसकी अपील खारिज हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को मुंबई हमले के बाद 2008 में प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची में डाला। संयुक्त राष्ट्र ने उसकी अपील तब खारिज की जब पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड जैश के मुखिया मसूद अजहर पर भी पाबंदी की मांग की गई है। झारखंड के देवघर में एक स्कूल की इमारत भरभरा कर गिर गई। स्कूल बंद होने की वजह से इस हादसे में किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन स्कूल प्रशासन लोगों के निशाने पर आ गया, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा था कि अगर स्कूल बंद नहीं होता और इमारत में बच्चे होते तो क्या होता। लोग इसलिए डरे हुए थे क्योंकि स्कूल की मजबूत दिखने वाली इमारत कुछ ही सेकंड में मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। इमारत के गिरने का वीडियो 2 मजदूरों ने बनाया। ये दोनों मजदूर इमारत के खंभों पर टाइलें लगाने का काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें जैसे ही लगा कि इमारत गिरने वाली है, वो पीछे की तरफ चले गए और वीडियो बनाने लगे। जब इमारत गिरी तब तेज धमाके जैसी आवाज आई। स्कूल के पास वाले मकानों में रहने वाले लोग तो भूकंप के डर से बाहर निकल आए, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि स्कूल की बिल्डिंग गिर गई है तो वो डर गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया। इलाके के लोग भी स्कूल में पहुंच गए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। इसको पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, ये गलत हुआ है और ये इन लोग सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बनाया है। हालांकि स्कूल में जुटे लोगों ने भी लापरवाही की। घटना में इमारत का पूरा हिस्सा नीचे नहीं गिरा था, कुछ हिस्सा लटका हुआ था और कमजोर था, जो कभी भी गिर सकता था। लेकिन इसके बावजूद लोग इमारत के नजदीक खड़े हुए थे, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। सब डिविजनल ऑफिसर ने बताया कि स्कूल प्रशासन जानता था कि स्कूल की इमारत कमजोर है, इसके बावजूद लापरवाही हुई। प्रिंसिपल से बात की, इतना पुराना बिल्डिंग है यहाँ का, उसमें अगर बच्चों की पढ़ाई उसमें नहीं हो। झारखंड के जमशेदपुर में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने बेटे की शादी में जमकर ठुमके लगाए। सीएम के बेटे ललित दास की बारात छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंची, लेकिन इससे पहले जमशेदपुर में मुख्यमंत्री रघुवर दास सड़क पर बैंड बाजे की धुन पर जमकर थिरके। बेटे की बारात में शामिल रघुवर दास अपने परिवार के साथ ठुमके लगाते दिखे। वहीं पिता को खुशी में झूमता देख उनके बेटे भी गाड़ी से उतर गए और उन्होंने भी अपने पिता के साथ जमकर डांस किया। हालांकि जश्न के समय भी वो अपना काम नहीं भूले और सरकारी फाइलों को भी निपटाने के साथ वहां मौजूद अधिकारियों को निर्देश भी देते रहे। तो मेरा एकमात्र पुत्र कि आज शादी के लिए हम लोग आज बारात जा रहे हैं ट्रेन से कल रायपुर, जहां वैवाहिक कार्यक्रम होंगे। बैंड बाजों और जोरदार आतिशबाजी के बीच बारात इलाके के एक मंदिर में पहुंची, जहां शादी से जुड़े कई रीति रिवाज पूरे किए गए। जिसके बाद रघुवर दास अपने पूरे परिवार के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में सवार होकर शादी के लिए रायपुर रवाना हुए। लखनऊ में कश्मीर के रहने वाले 2 लोगों की पिटाई के मामले में पुलिस ने विश्व हिंदू दल नाम के संगठन से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक कश्मीरी आदमी लखनऊ के डालीगंज पुल पर मेवे बेच रहा था, तभी 2 लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान विश्व हिंदू दल नाम के संगठन से जुड़े आरोपी कश्मीरी लड़के को डंडे से पीटते रहे और फिर उसे सामान उठाकर जाने को कहा, लेकिन पिटाई से रो रहा कश्मीरी लड़का वहां से भाग गया। इसी बीच कश्मीर का रहने वाला एक आदमी वहां लड़के का सामान उठाने पहुंचा, जिस पर आरोपियों ने थप्पड़ बरसा दिया। इस दौरान वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने पिटाई का विरोध किया और पुलिस को बुलाने की बात कही। कानून हाथ में इसके बाद कश्मीरी आदमी ने अपने बचाव में आधार कार्ड भी दिखाया, जिसमें उसका नाम दर्ज था। कश्मीरी लोगों की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने बजरंग सोनकर नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिस पर पहले से ही कई केस दर्ज थे। इसके पास लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट के हैं, चोरी के हैं, ये हत्या के अपराध में भी जो है इस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। बजरंग सोनकर से पूछताछ के बाद पुलिस ने घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। 2 कश्मीरियों की पिटाई पर लखनऊ से जम्मू कश्मीर तक सियासत भी शुरू हो गई। लखनऊ में हुई पिटाई की घटना पर नाराजगी जताते हुए सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिनमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह पर हमला बोलते हुए उन पर सवालों की बौछार कर दी।
उमर अब्दुल्ला के इस हमले को धार देने में पीडीपी के नेता भी पीछे नहीं रहे। जो लोग वहाँ पे बाहर से आए हुए हैं और ख़ासकर कश्मीरी लोग वहाँ पर कारोबार या बाकी जो भी किसी सिलसिले में यहाँ पे तलबा जो तालीम परस्यू कर रहे हैं उनकी हिफाजत करना सरकार का फ़र्ज़ है और इसके नताइज बहुत ही संगीन होंगे। तो वहीं AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी कश्मीरियों की पिटाई पर लखनऊ से सांसद और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को घेरने की कोशिश की। पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है कि एक हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कश्मीरी जो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स बेचने आया था, जिसको मुश्किल 100 रुपये नहीं मिलते थे, उसको मारा पीटा जा रहा है। तो फिर कश्मीर जाकर क्या करेगा? फिर वो दुआ देगा आप लोगों को। सरकार और गृह मंत्री पर विपक्ष का हमला बढ़ा तो बीजेपी के नेता भी बचाव में सामने आए। जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और ऐसा इस देश में नहीं चलेगा कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में ले। कानून का जो उल्लंघन करेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।